नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। एक पुराना शेर है, गैरों में कहाँ दम था, गैरों में कहाँ दम था, डूबी हमारी किश्ती, पानी वहां कम था। इन दिनों उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड के समाज में उबाल है। रैलियां निकाली जा रही हैं। कहा जा रहा है, अंकिता बिटिया हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। पर वास्तव में क्या हम शर्मिंदा हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पर हमें और केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे भारतीय समाज को सोचना चाहिए कि क्या हम अपना दायित्व निभाते हैं। वक्ती तौर पर कैंडल लाइट मार्च निकाले जाते हैं, कोई नैरेटिव सेट करने के लिए या किसी के एजेंडा के तहत जनता सड़कों में उतर आती है, क्योंकि बड़े लोक लुभावने, बड़े मनमाफिक नारे गढ़े जाते हैं और नारों से जनता को उकसाया जाता है और जनता मैदान में उतर आती है, जैसा इन दिनों हो रहा है। वाकई में जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ और जैसा इस देश में लगातार बहुत सारी बेटियों के साथ होता है, वो क्या वाकई में हमको शर्मिंदा करता है? क्या हम कभी ये झांक कर देखते हैं ये स्थितियां पैदा कैसे हुई? अंकिता भंडारी की मृत्यु के पीछे, की हत्या के पीछे निश्चित तौर पर कोई बड़ी बात तो है, क्योंकि अगर आप अंकिता भंडारी मर्डर केस के जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिक्र आता है किसी वीआईपी का। लेकिन क्या वो वीआईपी वास्तव में वही व्यक्ति है जिसके नाम को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर है, कांग्रेस के प्रवक्ता सड़कों पर है, या जिसको डिफेंड करने के लिए बीजेपी की पूरी आर्मी लगी हुई है? क्या वाकई में दुष्यंत गौतम इसके पीछे हैं? क्या वही व्यक्ति थे? और उससे भी बड़ी बात, यदि दुष्यंत गौतम वो वीआईपी नहीं है तो क्या उनका जो चरित्रहरण किया जा रहा है वो सही है? और उससे भी बड़ी बात, जो महिला अचानक ही सामने आई है और उन्होंने दावा किया है कि गट्टू नाम का व्यक्ति, गट्टू नाम भी उन्होंने ही दिया, इस नाम का व्यक्ति ही वीआईपी है और वो वीआईपी और कोई नहीं दुष्यंत गौतम है। वो महिला अचानक कैसे जाग गई, उनका ईमान कैसे जाग गया, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। कल मेरे दशकों के सहयोगी, इस अखबार द संडे पोस्ट के राज्य प्रभारी दिव्य सिंह रावत जी ने एक वीडियो अपनी फेसबुक में शेयर किया, जिसमें ये महिला उर्मिला, जो फिल्मों की से जुड़ी बताई जाती हैं, उनके बारे में ऐसा चित्रित किया गया है, वो प्राइवेट गनर्स को लेकर चल रही हैं और शेरनी आई जैसा कोई वीडियो था। और उससे प्रभावित होकर हमारे राज्य प्रभारी महोदय ने उनको शेयर कर दिया। तब मेरे मन में ये प्रश्न उठा और मैंने उनसे भी पूछा कि आप इस महिला के अचानक प्रशंसक कैसे हो गए? जब ये 3 साल पहले 2022 में अंकिता भंडारी का मर्डर हुआ, उस समय ये महिला का ईमान क्यों नहीं जागा? वो क्लेम कर रही हैं कि भाजपा के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनको ऑफर किया, उनको पार्टी टिकट देने की बात की, तो क्या एक पार्टी टिकट में वो बिक गई थी? सुरेंद्र राठौड़ नाम के जिस व्यक्ति की वो पत्नी है, वो पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, तो राठौड़ जो कह रहे हैं वो क्या सच है, जो अपनी पत्नी से कथित तौर पर ऑडियो में कह रहे हैं? हम इसको कैसे सच मान सकते हैं? और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये सुरेंद्र राठौड़ जैसे लोग आखिर राजनीति में पनपते कैसे हैं? ये उर्मिला हो या कोई अन्य महिलाएं हों, वो लोग कैसे सोचती हैं कि वो जनप्रतिनिधि बनेंगी और समाज का कल्याण करेंगी, और कैसे जनता उन पर भरोसा कर लेती है? आपको समझना चाहिए सुरेंद्र राठौड़ राजनीति में कैसे आए,
ये जिस मठ से जुड़े हैं उस मठ को जन्म किसने दिया, वो कहां से अचानक उदय हुआ, नहीं पता तो पता कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं और जिसके लिए मैं उस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो शब्द भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, एक बहुत बड़े स्तर के नेता, मध्य प्रदेश में मंत्री ने इस्तेमाल किया, और वो शब्द है घंटा। कैलाश विजयवर्गीय ने एनडीटीवी के पत्रकार से बात करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया और हम सब ने उसकी कठोर शब्दों में निंदा की है। लेकिन आज मैं स्वयं ये कह रहा हूं कि हम क्या शर्मिंदा है? मुझे नहीं लगता हम घंटा शर्मिंदा है। यदि ऐसा होता तो फिर हमारे राज्य में, उत्तराखंड में गिरधारी लाल साहू जैसे व्यक्ति नहीं पनपते। गिरधारी लाल साहू जैसे व्यक्ति को किसने पनपाया, आज मैं उस पर चर्चा करना चाहता हूं। अंकिता भंडारी मर्डर केस में क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं और क्या जैसा सरकार का डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा है, प्रेस रिलीज दे रहा है कि वीआईपी कोई है ही नहीं, उस पर चर्चा 1 या 2 दिन में करूंगा और ये एस्टैब्लिश करने का प्रयास करूंगा जो हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके जरिए कि निश्चित तौर पर कोई बड़ा आदमी था जिसको अंकिता भंडारी को दबाव डाला गया सेक्सुअल फेवर देने के लिए। तो इसलिए सरकार का यह कहना कोई वीआईपी था ही नहीं, गलत है। वीआईपी निश्चित था, लेकिन जो लोग दुष्यंत गौतम को टारगेट कर रहे हैं वो केवल इमोशंस में बहकर कर रहे हैं। ये वीआईपी ग्राम प्रधान हो सकता है, ये वीआईपी जिला स्तर का हो सकता है, ये वीआईपी राज्य स्तर का हो सकता है, ये वीआईपी देश के स्तर का कोई नेता हो सकता है। वीआईपी तो था, लेकिन इस पर चर्चा बाद में। आज बात करते हैं गिरधारी लाल साहू की। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर में एक राजनीतिक कार्यक्रम, जो बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम था, उस बीजेपी का जो अब कह रही है कि गिरधारी लाल साहू उससे जुड़े नहीं है, वहां पर एक मंडलीय स्तरीय कार्यक्रम था। वहां पर गिरधारी लाल साहू ने जो कुछ बोला, उसने पूरे देश में एक नया विवाद खड़ा किया है। क्योंकि हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तो नौजवान है। ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। घोषणा कर रहे हैं इनकी। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति ने जिस भाषा में बिहार की बेटियों के बारे में जो कुछ कहा, वो घोर निंदनीय है। पर हमारी निंदा का या हमारी बातों का गिरधारी लाल साहू जैसे लोगों पर क्या असर पड़ता है? ये तो इत्तेफाक है कि कैमरे में रिकॉर्ड हो गई बातें, बिहार की महिलाओं को पैसे में मिल जाने जैसी बातों को गिरधारी लाल साहू ने कहा, और अब इसको हम लोग कह रहे हैं कि पूरे बिहार की बेटियों का अपमान है। बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। लेकिन सोचिए, आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी अंकिता, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, और दूसरी तरफ उसी राज्य में गिरधारी लाल साहू जैसा व्यक्ति अपनी जड़ें जमा लेता है। कैसे और क्यों? गिरधारी लाल साहू का पूरा इतिहास सबको पता है इस राज्य में, फिर भी वो इस राज्य में आता है, इस राज्य में सारे गलत धंधे करता है। एक नहीं, हर प्रकार के गलत धंधे करता है और पूरी मजबूती के साथ जमा है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का उसको पूरी तरह संरक्षण है। और इससे पहले कांग्रेस का, जो आज सड़कों में है, जिसके बड़े बड़े नेता घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि अंकिता भंडारी मर्डर केस के आरोपियों को, वीआईपी को नहीं पकड़ा जा रहा है, वो अपने दामन में झांक कर क्यों नहीं देखते हैं? और जनता क्यों नहीं सोचती है? यही तो जनता सोमेश्वर से गिरधारी लाल साहू की पत्नी को चुनाव जिताती है। तब ये नहीं सोचती कि प्रेशर कुकर की घूस लेकर, साड़ियों की घूस लेकर वो एक ऐसे आदमी
को संरक्षण दे रही है, जो अपराधी है, जिसका अतीत दागदार है। क्योंकि रेखा आर्या राजनीति में पनपी है तो उसके पीछे गिरधारी लाल साहू का सपोर्ट है। और क्या जनता ये नहीं सोचती कि कैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इस रेखा आर्या को और गिरधारी लाल साहू को सपोर्ट किया, और कैसे बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने, सबको पता है वो कौन लोग हैं जिन्होंने संरक्षण दिया गिरधारी लाल साहू को और उसकी राजनीति को। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में, जो हमसे बहुत दूर नहीं है, 1990 में वहां हत्याकांड हुआ था एक दंपत्ति का, जैन दंपत्ति का। जैन साहब और उनकी पत्नी पुष्पा जैन की उनके घर में हत्या कर दी गई थी उनकी संपत्ति को हड़पने के लिए, और इसमें शामिल था गिरधारी लाल साहू। साधारण आपराधिक मामला नहीं, दोहरी हत्या। बेटियां प्रत्यक्षदर्शी हैं इस मामले में, जैन दंपत्ति की बेटियां। और इसके बावजूद गिरधारी लाल साहू इतना बड़ा आदमी बन गया उत्तराखंड में आकर। आप जानते हैं कितनी क्रिमिनल मेंटालिटी है इस व्यक्ति की। पूरा का पूरा जैन हत्याकांड की फाइल कोर्ट से गायब करा दी गई। चार्जशीट, गवाहों के बयान, सबूत, सब कुछ लापता हो गए 1990 के बाद। वर्षों तक ट्रायल आगे नहीं बढ़ा। 35 साल हो गए हैं। पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए भटक रहा है। ये तो अंततः उच्च न्यायालय इलाहाबाद मामला पहुंच गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर फाइलों को रेस्टोर किया गया और अब अपनी गति से मुकदमा चल रहा है। पता नहीं मेरे जीवन काल में, गिरधारी लाल साहू के जीवन काल में, या जिनका मर्डर हुआ जैन दंपत्ति, उनकी बेटियों के जीवन काल में कभी फैसला आएगा भी या नहीं। हम जानते हैं हमारी न्याय व्यवस्था में कितनी बड़ी चूक है। फाइलों का पुनर्निर्माण करने के बाद अब मुकदमा धीरे धीरे चल रहा है। बीच में गिरधारी लाल साहू के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी हुए और वो गिरधारी लाल साहू उत्तराखंड कथित तौर पर देवभूमि की राजनीति में पावरफुल होता चला गया। आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं, ये व्यक्ति अपने ही एक करीबी व्यक्ति नरेश गंगवार की किडनी धोखे से निकालने का भी आरोपी है। हमारे अखबार ने इस समाचार को प्रकाशित किया था। खूब हो अल्लाह हुआ। इस व्यक्ति नरेश गंगवार से स्वयं मैंने बात की थी। नरेश गंगवार ने हमें वीडियो में बताया था कि किस प्रकार उसको श्रीलंका ले जाया गया और धोखे से उसकी किडनी निकालकर गिरधारी लाल साहू ने अपनी पहली पत्नी वैजयंती माला के प्रत्यारोपण में उस किडनी का यूज कर लिया। आप नहीं जानते क्या? बागेश्वर की सोमेश्वर की जनता नहीं जानती इस बात को? क्या उत्तराखंड की जनता नहीं जानती? भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता नहीं जानते हैं जो संरक्षण देते हैं? मैंने वो समय भी देखा जब गिरधारी लाल साहू, हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके कक्ष में बैठ के पुलिस अधिकारियों को डिक्टेट करता था आदेश। मैंने स्वयं विटनेस किया है। मुझे तब तक पता नहीं था ये महान आत्मा कौन है। रावत जी मुख्यमंत्री थे। आज रावत जी भी अंकिता भंडारी के लिए बहुत दुखी हैं, पर रावत जी को भी सोचना चाहिए। वो तो रेखा आर्या जी को अपनी बेटी कहते थे, उस दृष्टि से गिरधारी लाल साहू को उन्होंने अपना दामाद माना था। क्यों नहीं इस बात पर चर्चा होती है? इस गिरधारी लाल साहू के नाम उत्तराखंड के रुद्रपुर और आसपास के क्षेत्रों में जमीनों की खरीद फरोख्त में कथित भारी फर्जीवाड़े का मामला, कथित शब्द भी गलत है, इसी अखबार द संडे पोस्ट ने रिपोर्टिंग करी। लगातार हरीश रावत जी की सरकार तब तक अस्थिर हो रही थी, लेकिन इस व्यक्ति पर मुकदमे दर्ज नहीं हुए। मुकदमे तब दर्ज हुए जब रावत जी को धोखा देकर उनकी बेटी रेखा आर्या बीजेपी में चली गई। उसके बाद मुकदमे दर्ज हुए। हुआ थोड़ी ना कुछ, मुकदमे दर्ज हुए। कुछ लोगों का पैसा गिरधारी लाल साहू ने वापस कर दिया। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। कल्पना मिश्रा का प्रकरण सामने आया। एक और महिला को इस व्यक्ति ने धोखा दिया है। कल्पना मिश्रा आज कहां है कोई नहीं जानता, मगर कल्पना मिश्रा इनसे एसोसिएट थी, शायद चौथी पत्नी बनी हो इनकी। रेखा आर्या ने स्वयं मंत्री के लेटर हेड में चिट्ठी लिखकर इस महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। बहुत इजी है इस बेचारी महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना। मुकदमा दर्ज कराना था तो गिरधारी लाल साहू के खिलाफ कराती। गिरधारी लाल साहू ने उनसे जो भी रिश्ता कायम किया होगा। हमारे यहां वो चटपटी खबर बनी कि गिरधारी साहू की चौथी पत्नी भी अब आ गई है। थोड़े दिन हंगामा हुआ, जनता भूल गई।
और अभी 2027 के चुनाव में फिर भूलेगी, फिर वही लोग चुनाव जीतेंगे। रेखा आर्या जी की राजनीतिक यात्रा को समझिए। वो कांग्रेस से विधायक रह चुकी हैं, उसके बाद दल बदल के भाजपा में आ गई। उनकी राजनीति की शुरुआत बीजेपी से हुई थी और वहां दाल नहीं गल पाई तो कांग्रेस में गई। रावत जी की मुंह बोली बेटी बनी, फिर भाजपा में लौट आई। इससे स्पष्ट होता है कि संरक्षण किसी एक दल को नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति का संरक्षण साहू जी को और उनकी मंत्री पत्नी को है। उस सत्ता का जो बदलती रहती है। यहां व्यक्ति कटघरे में नहीं है, पूरी व्यवस्था कटघरे में है। सोमेश्वर में गिरधारी लाल साहू ने अमर्यादित बयान दिया। यह उसके उस आत्मविश्वास का प्रतीक है जो उसको पनपा रहा है। हत्या के आरोप, किडनी कांड, जमीन फर्जीवाड़ा, आर्थिक अनियमितताएं, ये सब के बावजूद गिरधारी लाल साहू पावरफुल होते चले गया है। ये मामला दोस्तों केवल गिरधारी लाल साहू का नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जिसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, यूकेडी हो। बीजेपी और यूकेडी सत्ता में साथ रह चुके हैं और ये हमारे समाज का सही दर्पण है कि हम स्वयं कैसे हैं। आज हम शर्मिंदा हैं कहकर सड़कों में घूम रहे हैं। 3 साल पहले उस बच्ची का मर्डर हुआ और सच बात मैं आपको बताऊं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनमें से अधिकांश ने ये जानने का भी प्रयास नहीं किया होगा कि अंकिता भंडारी का मर्डर आखिर हुआ तो कैसे हुआ, क्या कारण थे। पुलकित आर्या किस कैरेक्टर का आदमी था। एक बच्ची चली गई 19 या 20 साल की, उसके नाम पर राजनीति हो रही है, होएगी। 2027 नजदीक है, बहुत टारगेट किया जाएगा, कई नाम आएंगे, कई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट आएंगे जो ये बता रहे हैं, आ भी गए हैं, जो ये बता रहे हैं कि दुष्यंत गौतम तो केवल एक नाम है, इससे भी बड़ा नाम इन्वॉल्व है। अगर वो नाम सामने आ गया तो केंद्र की सरकार गिर जाएगी। कैसे आप इमोशंस को इनकैश करते हैं। पूरे सिस्टम को समझिए और खुद के आचरण को समझिए। रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लाल साहू, विशेषकर गिरधारी लाल साहू से रिलेटेड हमने पहले खबर की थी कि वो लार्ज स्केल की मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ। खबर आई, चले गई, 2 दिन की सनसनी मची। मुझको फ्रस्ट्रेशन हुआ, अटर फ्रस्ट्रेशन में मैंने जनहित याचिका कर दी। मैं प्रमाण, आप जानते हैं सालों गुजर गए हैं, सिस्टम को समझिए। वो याचिका एडमिशन लेवल से आगे नहीं बढ़ पाई है। माननीय न्यायालय ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और सीबीआई को नोटिस जारी करने की बात की, तब से आज तक मुकदमा लिस्ट नहीं हो पाया है। और मैं कई बार अपने मित्र और इस राज्य के सबसे संवेदनशील और मेरी नजरों में सबसे संवेदनशील और ऑनेस्ट वकील दुष्यंत मैनाली जी से कह चुका हूं कि भाई विड्रॉ कर लीजिए पिटीशन को, क्योंकि समझ में आ गया है कि हमारे बस का नहीं है इन ताकतवर फोर्सेस से लड़ना। क्यों नहीं लिस्ट हो रही है वो पीआईएल? कहां गया? सीबीआई को नोटिस जारी किया गया था, ईडी को नोटिस जारी किया गया था। और भी एक बात यकीन मानिएगा, गिरधारी लाल साहू यदि 2027 में कांग्रेस आ जाए, 2035 में आ जाए सत्ता में, तो साहू जी और रेखा आर्या जी कांग्रेस में भी आपको मंत्री पद में बैठे मिलेंगे, पावर में बैठे मिलेंगे। हरक सिंह रावत जी का उदाहरण आपके सामने है, जिनको हरीश रावत जी उजाड़ू बल्द कहते थे, धोखेबाज कहते थे। कांग्रेस के साथ जिन्होंने धोखा किया, उनमें से एक हरक सिंह रावत आज कांग्रेस का चेहरा है बीजेपी से लड़ने के लिए। तो अपनी बात, इस बात को कहकर, इस अमर्यादित शब्द का दोबारा इस्तेमाल करके कहता हूं कि चाहे अंकिता भंडारी की बात हो, चाहे किसी और मुद्दे की, हम कतई शर्मिंदा नहीं है, हम घंटा शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि हम अपने आचरण पर नजर डालने से डरते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो गिरधारी लाल साहू जैसे चरित्र इस कथित देवभूमि में देवता बनकर नहीं बैठे होते।